प्रणाम आप सभी को। महान नारी, देश की, विश्व की महान नारियों के संदर्भ में हम आगे की सूची में आगे बढ़ेंगे। फ्रांस की स्वतंत्र सिंहनी जिनको बोला गया है, कौन है वो? मदाम रोलाम। स्त्रियों की जिंदगी का क्रम सामान्यतः एक निर्धारित श्रृंखला में ही बंधा हुआ चलता रहता है। लाड प्यार में बचपन बीतना, अपने घर जाकर एक छोटी सी दुनिया बसा लेना, उसे सजाते संवारते रहने में ही अपनी सारी आयु बिता देना और शरीर थक जाने पर मौत के दिन गिनने लगना। किंतु रोलाम का जीवन इस क्रम से एकदम भिन्न था। बचपन ज्ञानार्जन की पिपासा में व्यतीत हुआ, यौवन क्रांति की ज्वालाएं सुलगने में, और वृद्धावस्था। प्रश्न उठता है कि वृद्धावस्था कैसा था? वह तो आ भी न पाई और सिद्धांतों की उपासिका सिद्धांतों की बलि वेदी पर एक आहुति बनकर स्वाहा हो गई। आइए हम लोग मदाम रोलाम जो फ्रांस की सिंहनी है, उनसे प्रेरित होंगे कि वो कितनी महान और विदुषी कार्य करके यहाँ से शरीर को छोड़ा। फ्रांस में जन्म लिया था इस वीरांगना ने, धनाढ़े परिवार की एकमात्र संतान। घर के सभी परिजनों की नेत्र ज्योति बनकर आई थी वह। घर के प्रत्येक कोने में उसके लिए प्यार ही प्यार बिखरा हुआ था, पर उसे यह सब तनिक भी अच्छा न लगता। सुख के साधन उसे काटते से प्रतीत होते, ऐश्वर्य तथा वैभव उसे मजाक उड़ाते हुए से लगते। गरीबों का, असहायों का, गुलामों का तथा संपूर्ण त्रस्त मानवता का। रोलाम की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि यौवन आते आते वह धर्म, संगीत, इतिहास, दर्शन शास्त्र, चित्रकला, नृत्य तथा विज्ञान की अच्छी जानकार हो गई थी। सारा समय विद्यार्जन में लगता था, फिर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में अध्ययन में। अब माता पिता की इच्छा हुई कि इसका विवाह कर देना चाहिए। प्रश्न सर्वथा सामयिक तथा उचित था। एक अत्यंत रूपवान स्वस्थ धन कुबेर ढूंढा गया, किंतु माँ ने जब रोलाम की इच्छा जाननी चाहिए तो उसने स्पष्ट कह दिया कि मुझे किसी धनी के यहाँ विवाह नहीं करना है। गरीब व्यक्ति हो जो मेरे सम्मान ही आदर्शवादी हो। पिता भी दुखी हुए, किंतु रोलाम को तैयार न किया जा सका। उसके मस्तिष्क में तो फ्रांस की वर्तमान अराजकता के प्रति गहरा विद्रोह मचा हुआ था। तभी उसे एक पार्टी में जाने का अवसर मिला। वहां उसने देखा कि सभी स्त्रियां मूल्यवान परिधानों में हैं तथा बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सुसज्जित हैं। कोई वस्तु लाने में एक दास को 1 मिनट की देर हो गई, तभी पड़ा उसके गाल पर करारा तमाचा, और रोलाम को लगा जैसे चोट उसके ही गाल पर लगी हो। आप सोच सकते हैं कि कितनी करुणा है रोलाम के हृदय में। इतना कौन सोचता है आज के जमाने में, और यही सब भाव हमें अपने भीतर भी जगाने की जरूरत है। एक बार फिर एक राजसी परिवार की पार्टी में जाना पड़ा उसे। वहां एक दास के हाथ से गिरकर एक कीमती शराब की बोतल टूट गई। आसपास वालों ने कहा बहुत कीमती शराब थी, किंतु कांच धंस जाने से लाने वाले दास के पैर से जो रक्त बह रहा था वह रोलाम को ही द्रवित कर सका, और किसी का तो ध्यान भी नहीं गया उस ओर, और सब तो उसे गाली देने तथा पीटने में ही लगे हुए थे। और इस घटना ने उसके कोमल हृदय पर इतना गहरा आघात पहुंचाया कि वह वहां बैठी न रह सकी, उठकर चली गई। और उसने विचार किया, ऐसी व्यवस्थाओं को बदलना ही होगा जहां शराब की कीमत अधिक हो और मनुष्य के रक्त से। और उसने क्रांतिकारी दलों से संपर्क स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। विचार तेजी से कार्य करने लगे। तभी एक पार्टी में उसकी भेंट हुई एक 55 वर्षीय वयोवृद्ध सज्जन से। उनसे बातचीत होने के पश्चात रोलाम को ज्ञात हुआ कि वे भी वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट हैं, और अधिक परिचय के पश्चात उसने पाया कि उसके विचारों की पूर्णता इन महापुरुष में है। और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरी पसंद का पति मिल गया है। पिता ने पति को देखा और अपना माथा ठोक लिया, साफ मना कर दिया। 55 वर्ष का वृद्ध, और वह भी गरीब आदमी। किंतु रोलाम ने कहा, ठीक है, तब मुझे कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करना है। और उसके मन में पता नहीं कैसी विरक्ति उत्पन्न हुई कि एक रात घर से निकलकर एक मंदिर में चली गई। वहां दिन रात धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती हुई एक तपस्विनी का सा जीवन बिताने लगी। आखिर पिता को हार माननी पड़ी और रोलाम का विवाह उस सज्जन से कर दिया गया। रोलाम अपने पति के साथ एमिन्स नगर में रहने लगी, बहुत प्रसन्न, बड़ी संतुष्ट, अत्यधिक तृप्त। उसे कभी आयु की असमानता न खटकती। विवाह उसके लिए शारीरिक मिलाप न होकर आत्मा का तथा विचारों का मिलन था। वो अपने पति को ऐसा ही प्रेम करती जैसा किसी उपास्य को किया जा सकता है। उसके सिद्धांत पुष्ट हो रहे थे सहारा पाकर।
अब उसे लगता था कि मेरी कार्य क्षमता और भी बढ़ गई है। तभी ये लोग एमिन्स नगर छोड़कर अपने गांव चले गए। यहाँ रोलाम ने गरीबी को और भी अधिक निकट से और भी अधिक स्पष्ट से देखा। दिल का दर्द और भी बढ़ गया, घाव और भी गहरा हो गया। इसी समय फ्रांस में युगांतरकारी राज्य क्रांति हो गई। शोषित वर्ग शोषणकर्ताओं के ऊपर हावी हो गया। रोलाम को तो ऐसे समय की प्रतीक्षा ही थी। उसके पति तथा वह दोनों क्रांति की इस पुकार को सुनकर सक्रिय रूप से उसमें भाग लेने चल पड़े। रोलाम के पति पूर्व समिति के वरिष्ठ सदस्य बनाए गए। सन 1700 पेरिस भेजा गया। सन 1791 में समिति की ओर से परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए उन्हें पेरिस भेजा गया। रोलाम भी साथ गई। यहाँ रोलाम ने ऐसे सारगर्भित तथा ओजस्वी भाषण दिए कि कई बुद्धिजीवी विचारशील व्यक्ति उसके अनुयायी हो गए, पर विरोधी दल का सामना यहाँ भी करना पड़ा। यहाँ भी उन दिनों प्रितियन, प्रिशो तथा बुज्जो आदि का बड़ा शोर था। ये लोग भी फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करना चाहते थे, किंतु रोलाम की तथा इनकी नीतियों पे गहरा अंतर था। फिर भी रोलाम की बुद्धिमत्ता, साहस, कार्यक्षमता तथा योग्यता का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने प्रगट में उस समय कोई विरोध न किया। अब रोलाम का अधिकांश समय फ्रांस की राजनीतिक गुत्थियां सुलझाने में ही व्यतीत होता। दिन रात उसे इन्हीं कार्यों को करते हुए बीत जाता। उसे एक ही धुन थी, फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करना। अब तक उसके अनेक अनुयायी बन गए थे जो गिरोंडिस्ट कहलाते थे। आखिरकार प्रयत्न सफल हुआ। मदाम रोलाम के अथक श्रम के फलस्वरूप शासन की बागडोर गिरोंडिस्ट दल के हाथ में आ गई। इस दल के नए मंत्रिमंडल का निर्माण मोसिये रोलाम के पति के नेतृत्व में हुआ। मदाम रोलाम तो जैसे समस्त व्यवस्थाओं के कड़ में ही व्याप्त थी, किंतु यह सब बहुत दिन तक नहीं चल सका। विरोधी दल और भी उग्र रूप धारण कर चुका था। उसे यह किसी भी प्रकार सहन न हुआ कि रोलाम को विजयश्री की माला पहनने का श्रेय तथा सौभाग्य प्राप्त हो। रोलाम का मार्ग सत्य तथा ईमानदारी का था। उसका उद्देश्य राज्य में नीति, सदाचार, समानता तथा शांति की स्थापना करना था, किंतु विरोधी दलों का उद्देश्य इससे कुछ भिन्न ही केवल राजनीतिक गुंडागर्दी मात्र था। उनका प्रभाव बड़ा और शासन तथा सत्ता की बागडोर गिरोंडिस्ट दल के हाथ से निकलकर विरोधी तत्वों के हाथ में चली गई। किंतु इतना सब होने पर भी विरोधियों को संतोष न हुआ। उन्हें निरंतर यह भय बना रहा कि कहीं पुनः रोलाम के नेतृत्व में जनता भड़क कर हमारी सरकार को पदच्युत न कर दे। अतः उससे ने रोलाम तथा उसके पति को बुरी तरह बदनाम करने की योजना बनाई। कुछ उल्टे सीधे आरोप लगाकर पहले रोलाम के पति को बंदी बनाया गया, किंतु प्रमाणों के अभाव में वे कुछ न कर सके और मोसिये रोलाम निर्दोष घोषित किए जाकर स्वतंत्र कर दिए गए। इस बार अचानक ही एक दिन रोलाम को घर से पुलिस बुलाकर ले गई। रोलाम ने सोचा, यह तो एक दिन होना ही था। वह स्थिर चित्त तथा शांत भाव से उनके साथ चली गई। केवल इतना पूछा, कहाँ चलना होगा? उत्तर मिला, जेल। बिना किसी अपराध के जेल। कुछ समझ में न आया। पूछने पर पता चला कि उसका अपराध है राजद्रोह और सुरक्षा कानून के अंतर्गत उसे बंदी बनाया गया। वह जानती थी कि यह सब चाल है, पर वह चुप रही। उसे अपने सत्य पर, अपनी ईमानदारी पर तथा अपनी देशभक्ति पर पूरा विश्वास था। झूठ भले ही रस्सियों से कस दे, परंतु सत्य का गला नहीं घोट सकता। हाँ, उसके उपासक का अवश्य कभी कभी उसकी रक्षा में गला काट या घोट दिया जाता है। रोलाम से मार्ग में एक अधिकारी ने कहा, आप वीर तथा साहसी महिला हैं, शांति और धैर्य से न्याय की प्रतीक्षा कीजिए। रोलाम हंसी, पर कहा, केवल इतना ही न्याय? यदि न्याय ही होता तो मैं क्या इस अवस्था में होती? अधिकारी को चुप रह जान पड़ा। कारागार में रोलाम को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। पता नहीं पड़ता था कि कब सूरज निकला और कब रात हो गई। पर उसे न तो किसी अदालत में बुलाया गया, न कोई बयान लिया गया, न किसी प्रकार की सफाई पेश करने का अवसर दिया गया। आदमी आता और भोजन रखकर चला जाता। एक सिंगनी को कैद करके उसकी गतिविधियों को निष्क्रिय बनाने का प्रयास था यह। एक बार तो उब उठी वह इस निष्क्रियता से, जड़ता से। कर्म तथा गति ही उसके जीवन की परिभाषा रही और उससे ऐसी स्थिति कैसे सहन होती। एक बार जी में आया कि क्यों न इस जीवन का अंत ही कर डालूं, और सचमुच ही एक दयालु जेल कर्मचारी की सहायता से जहर का प्याला मंगाकर हाथ में ले लिया। किंतु तभी उसे यह ध्यान आया कि यह तो कायरता होगी और प्याला गिरकर टूट गया। वह बुद्धि बल की ही नहीं, आत्मबल की भी धनी थी। तभी सुनाया गया उसे प्राणदंड।
बिना अभियोग बताए, बिना मुकदमा चलाए, बिना पैरवी हुए ही प्राण दंड। 8 नवंबर 1792 यह तिथि भी उसको फांसी लगने की। वह शांत एवं स्थिर गति से आई। चेहरे पर अप्रतिम मुस्कान थी, उसके जैसे मृत्यु को गले लगाने में वो अपार प्रसन्नता में अनुभव कर रही हो। फांसी पर चढ़ने से पूर्व उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और कहा, कानून तुम्हारे नाम पर मनुष्यों ने कितने अपराध किए हैं, और इस अपराध की गुरुता को भी शायद अपराध करने वाले नहीं समझते। नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम देने वाली नारी को राजद्रोह का एक पक्षीय आरोप लगाकर फांसी दी गई थी। इस घटना को पढ़कर महान विचारक नाटककार मोरिस मेंटरलिक की वे पंक्तियां याद हो आती है। क्रांति को गति बड़ी मायाविनी होती है। मैंने क्रांति को अपने उपसंहार में अपनी ही सृष्टा की बलि से तृप्त होते देखा है। यहाँ पर रोलाम की कहानी से हमें यह सीख मिला कि किस तरह वो लोगों की समाज सेवा भाव से, वो करुणा से एकदम उनका हृदय जो है पिघलता था, और कानून की इस स्थिति को देखकर वह कितनी दयनीय हो गई थी, और इससे खुशी वह ज़्यादा महसूस कर रही थी कि मृत्यु को गले लगा ले।